नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमन जी। बलोचों ने पाकिस्तान के इतने फौजी उड़ा दिए कि मुनीर गिनती भूल गया। बलोचों के गुस्से की आग में पाकिस्तान आर्मी राख हो गई है। जनरल मुनीर ने बलोचिस्तान में अपनी पिटाई पर पर्दा डालने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन उसकी कठपुतली ने चीख चीख कर दुनिया को सच बता दिया। जिसे ढोल बजाने के काम पर लगाया गया था, उसी ने मुनीर की पोल कैसे खोलकर रख दी, इस रिपोर्ट में समझिए। वाकई वाह। बलोचों ने मुनीर की फौज को धुआं धुआं कर दिया। बलोच मुनीर की फौज को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं और मरियम नवाज सिर पीट पीट कर मातम कर रही हैं। अभी मैं जब शुहदा के उधर खराज तहसीन पेश करने गई तो मैंने शुहदा की लिस्ट देखी। 1000 के करीब शुहदा हैं और वो लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई। बलोचिस्तान में मुनीर ने 1000 फौजी मरवा दिए। सूबा वजीर साहब महफूज नहीं है। वो जब खुद महफूज नहीं है, मेरी खाक करेंगे? मेरे माल और जान की खाक हिफाजत करेंगे? बलोच यूथ हैं जो मिडिल क्लास है, जो पढ़े लिखे लड़के और लड़कियां हैं, जो कि इस लड़ाई का बहुत हिस्सा हैं। स्टेट की जो प्लेबुक है वो वही पुरानी है। मारो मारो मारो, इतना मारो इतना मारो इतना मारो कि उसके बाद लोग खामोश हो जाए। इनकी ना माँ है, ना बेटी है, ना बहन है, कुछ भी नहीं है। इनका ना दीन है, ना इनका धर्म है। इनके कोई मॉरल्स नहीं है, इनके कोई एथिक्स नहीं है। इन सबको डूब मरना चाहिए। बलोचिस्तान में मुनीर ने हथियार डाल दिए। खबर ये जनाब के बीएलए ने 8 फौजी जो हैं पाकिस्तान आर्मी के, जिस दिन ऑपरेशन हुआ है 30th को ऑफ जनवरी, उसमें उन्होंने अगवा कर ली है। जी हां, गौर से देख लीजिए, ये बलोचिस्तान में गए मुनीर के फौजियों के सर्विस आईडी कार्ड हैं। ये बलोचिस्तान में घुसे मुनीर के फौजियों के हथियार, गोला बारूद और साजो सामान है। और ये हैं मुनीर के वो फौजी जो बलोचों से लड़ने के लिए उसने भेजे थे। पूरे 7 फौजी और एक इनका लोकल गाइड। बड़े फ्रेम में 7 के 7 फौजी एक साथ देखिए, जमीन पर घुटनों के बल बंधक बने बैठे हुए हैं। चारों तरफ बलोच लड़ाके हैं, उनके हाथों में बंदूकें हैं और बंदूकों के मुंह मुनीर के इन फौजियों की तरफ हैं और मुनीर के फौजी मुनीर से जान की भीख मांग रहे हैं। मेरा नाम शम्स तमरेज है, वल्द मोहम्मद कुरैश। मैं KPK जिले स्वाबी का रहने वाला हूँ। मैं अक्टूबर 2022 में भर्ती हुआ हूँ। अभी मेरा रैंक नायक है। मैं कराची छुट्टी जा रहा था, रास्ते में BLA वालों ने हमें पकड़ लिया और अभी हम उनके पास ही है। तो अभी मैं पाकिस्तान आर्मी से गुजारिश करता हूँ कि इनकी जो डिमांड है वो अच्छी तरीके से पूरा किया जाए ताकि ये लोग हमारे हाथ। पाकिस्तान के सोशल मीडिया में बंधक बनाए गए सारे फौजियों के आई कार्ड घूम रहे हैं और एक एक की पहचान की जा चुकी है। मेरा नाम मोहम्मद शराम है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद रियाज अली है। मैं शेखपुरा से तल्लुक रखता हूँ। शेखपुरा का रहने वाला हूँ। गाँव किला मित सिंह मेरे गाँव का नाम है। मैं पाकिस्तान आर्मी में 2020 में भर्ती हुआ था। मेरा सिपाही रैंक 30 जनवरी से 1 फरवरी तक बलोचिस्तान में BLA के लड़ाकों ने 12 जिलों में मुनीर के फौजियों को ढूंढ ढूंढ कर घात लगा लगा कर मारा था। फौजी कैंप के अंदर घुसकर मारा, ट्रेनिंग कॉलेज के अंदर घुसकर मारा, पुलिस थाने में घुसकर मारा, बैरकों में घुसकर मारा, सड़क पर गश्त लगाते हुए मारा, बैरकों में छिप कर बैठ गए तब भी मारा। कितने फौजी और कितने पुलिस वाले मारे गए इसके बारे में मुनीर खामोश था, लेकिन अब मुनीर की ही एक कठपुतली ने उसकी पोल खोल दी है। अभी मैं जब शुहदा के उधर खराज तहसीन पेश करने गई तो मैंने शुहदा की लिस्ट देखी।
1000 के करीब शुहदा हैं और वो लिस्ट अभी ख़त्म नहीं हुई। और कितने माओं के बच्चे, वालिदैन के बेटे, कितनी जो ख़वातीन हैं उनके जो सुहाग हैं, कितने बच्चे हैं उनके जो बाप हैं, वो शहीद भी हुए हैं और लड़ भी रहे हैं। और आज जब मैं ये देख रही थी तो मुझे ये एहसास हो रहा था कि दुश्मन बहुत तैयारी के साथ आया, दुश्मन बहुत स्ट्रैटेजी के साथ आया और वो बड़ा स्ट्रेटिजिकली हमारे मुल्क में अटैक कर रहा है, हमारे मुल्क को कमज़ोर करने की साजिश कर रहा है। और उसकी वजह ये है कि हम भी डिवाइडेड हैं, हमारी सोच भी डिवाइडेड है। और मैं आपको आज ये कहने आई हूँ कि बलूचिस्तान तन्हा नहीं है, बलूचिस्तान अकेला नहीं है। पंजाब हर लम्हा बलूचिस्तान के साथ खड़ा है। आपकी जो एक एक जान है वो कितनी कीमती है और मुझे कितनी प्यारी है। आपकी सलामती, आपकी वेलबींग, आपकी सेफ्टी, क्योंकि आप मेरे लिए लड़ रहे हैं, आप अवाम के लिए लड़ रहे हैं। दरअसल बलोचों के बड़े हमलों के बाद मरियम नवाज को खास तौर पर पंजाब से भारी सुरक्षा में बलोचिस्तान लाया गया। बलोचिस्तान के सीएम सरफराज बुगटी के साथ बिठाया गया, ये दिखाने के लिए कि बलोचिस्तान में तो सब कुछ कंट्रोल में है। On behalf of people of Balochistan, I welcome Honorable Madam Chief Minister Punjab, Madam Maryam Nawaz Sharif Sahaba, to Balochistan. In such a time कि we just had few terrorist incidents और उसके बाद उनका यहाँ पर आना, हमारी बहन का यहाँ पर आना, ये हमारे लिए बहुत बायस इज्जत है। और ऐसे टाइम पर कि जब हम एक सिचुएशन से भी गुजर रहे हैं। मरियम ने सारा ड्रामा तो स्क्रिप्ट के हिसाब से किया, लेकिन एक बड़ी गलती कर दी। मरियम ने मारे गए फौजियों की लिस्ट देख ली थी। उन्होंने उस लिस्ट की सच्चाई सार्वजनिक तौर पर बता दी। मरियम ने कबूल कर लिया कि 1000 से ज्यादा फौजी मारे गए हैं। अभी मैं जब शुहदा के उधर खराज तहसीन पेश करने गई तो मैंने शुहदा की लिस्ट देखी, 1000 के करीब शुहदा हैं, 1000 के करीब शुहदा हैं, 1000 के करीब शुहदा हैं और वो लिस्ट अभी ख़त्म नहीं हुई। मुनीर की फौज अभी तक ये दावा कर रही थी कि उसके करीब 25 फौजी मारे गए हैं, जबकि फौज ने 200 से ज्यादा बलोच बागियों को ढेर किया है। लेकिन झूठ के दम पर अपनी छाती चौड़ी करने का मुनीर का ये दांव भी टाए टाए फिस हो गया। सूबाई वजीर साहब महफूज नहीं है। सूबाई वजीर जिसके पास माशाल्लाह सूबाई वजीर दाखिला इनका है, पुलिस इनके अंडर है, तमाम इदारे। मैं बात करता हूँ हुकूमत का, कहते हैं आप हुकूमत चलाना हमारा काम है, आप एतराज ना करें, हम तो काम कर रहे हैं। हुकूमत वाले तो लोगों को हिफाजत करें, मेरी जान की हिफाजत करें, मेरी माल की हिफाजत करें। वो जब खुद महफूज नहीं है, मेरी खाक करेंगे, मेरे माल और जान की खाक हिफाजत करें। आज पहाड़ की तरफ गए बलोच नौजवान। जब ये पार्लियामेंट का ये किरदार होगा तो नौजवान हम लोगों को पार्लियामेंट की तरफ ले जा रहे हैं, गैर उस तरफ ले जा रहे हैं। ज़ाहिर हुकूमत चला रहे, पता जमीन के नीचे चला रहे, आसमान के ऊपर चला रहे, माशाल्लाह हुकूमत चला रहे। तो हम बात भी नहीं कर सकते कि हुकूमत चलाना इनका काम है, हमारा तो नहीं है। मुनीर की फौज का दूसरा बड़ा झूठ ये भी बेनकाब हुआ कि उसका बलोचिस्तान पर वापस कब्जा हो गया, जबकि उसके अपने फौजी बलोचों के कब्जे में हैं। खबर है कि बलोचों ने 17 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों को पकड़ा था। इसमें से 10 बलोची निकले, इसलिए इन्हें छोड़ दिया गया। बाकी 7 फौजियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। खबर ये जनाब के BLA ने 8 फौजी जो हैं पाकिस्तान आर्मी के, जिस दिन ऑपरेशन हुआ है 30th को ऑफ जनवरी, उसमें उन्होंने अगवा कर लिए हैं, एब्डक्ट कर लिए हैं 8 फौजी। और अब BLA की वो कस्टडी के अंदर अभी तक मौजूद हैं और वो बार्गेनिंग कर रहे हैं कि जी हमारे इतने बंदे छोड़ो, हम तुम्हारे इतने बंदे छोड़ेंगे। और बलूचिस्तान में आपको पता है कि पिछले 2 साल में जनरल राहत नसीम की कमांड में 2500 से ऊपर कैजुअलिटीज पाकिस्तान आर्मी और FC की हुई हैं और हर दिन ये बढ़ती चली जा रही हैं। और इन नाकामियों की बुनियाद के ऊपर आसिम मुनीर जो है वो फील्ड मार्शल बना है। इन लाशों के सर के ऊपर आसिम मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल प्रमोट किया है। ये जो आपका पॉलिसी है डंडा डोली प्रोग्राम की और बदमाशी की, ये तो कामयाब नहीं हो रही है आपकी।
अगर कामयाब हो रही होती तो 78 साल से एक ही जो विशेष साइकिल ऑफ वायलेंस है रिपीट ना हो रहा होता। और यहाँ पे बात यह है कि नहीं जनाब, जनरल मुनीर बलोचिस्तान की हर सच्चाई पर पर्दा डालने की फिराक में रहता है। ना हलाक हुए फौजियों की तादाद बताता, अगवा हुए फौजियों को अपना मानने से भी इनकार कर देता है, और तो और बलोच बागियों को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला मानने से भी इनकार करता है। इसीलिए उसने बलोचों के लिए नया नाम गढ़ा है, वो है फितना अल हिंदुस्तान। जो फितना अल हिंदुस्तान, ये नए अल्फाज, ये टर्म्स यूज कर रहे हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिक्योरिटी फेलियर नहीं है, ये बाहर से सब कुछ हो रहा है, ये बाहर से सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट किया जा रहा है। वी आर स्टिल परफेक्टली फाइन, कोई हमारे जाती इश्यूज, इंटरनल इश्यूज नहीं है। इट्स ऑल टू ब्लेम, या तो इंडिया के ऊपर एक इशारा है या फिर अफगानिस्तान के ऊपर एक इशारा है। दुनिया भर में तारीखी तौर पे आप देखें, इंसर्जेंसीज हमेशा एक्सटर्नल हेल्प लेती हैं। कश्मीर की जब हाइट पे थी इंसर्जेंसी, आपके ख्याल में एक्सटर्नल हेल्प नहीं थी? एक सवाल ये अपने आप से कर ही नहीं रहे रियासत कि ये क्या बात है, क्या ऐसी दिल में उनके गम है, उनका गुस्सा है, क्या उन्हें शक है रियासत पे कि वो रियासत की बात मानने को तैयार नहीं है? जो बलोच यूथ हैं, जो मिडिल क्लास है, जो पढ़े लिखे लड़के और लड़कियां हैं, जो किस लड़ाई का बहुत हिस्सा हैं, स्टेट की जो प्लेबुक है वो वही पुरानी है। मारो मारो मारो, इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो कि उसके बाद लोग खामोश हो जाएं। सप्रेस करो, डिसएंगेज। अब ऐसी सिचुएशन में बाहर के प्लेयर्स कैन गेट टू प्ले अ रोल। मुनीर और उसके पहले के जनरलों ने जाने कितनी बलोच माओं के बेटे छीने, जाने कितनी बलोच महिलाओं का सुहाग उजाड़ा, जाने कितनी बलोच महिलाओं को बेइज्जत किया, सड़कों पर घसीटा, कैद किया। अभी भी महारंग बलोच समेत सैकड़ों लड़कियां जाने किस जेल में, जाने किस हाल में हैं। मुनीर के जुल्मों का ही नतीजा है कि अब तो इमरान खान की फौज भी बलोचों के सुर में सुर मिलाने लगी है। दुश्मन मिले ना तो इतना कमजोर और कमीना ना मिले। ये जो कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट, ये सो कॉल्ड फॉर्म 47 की हुकूमत जो कर रहे हैं, ये खान साहब को तकलीफ नहीं पहुंचा रहे, ये अपने आप को नंगा कर रहे हैं। ये सब बेगैरत हैं, ये सब बेहिस हैं। इनकी ना माँ है, ना बेटी है, ना बहन है, कुछ भी नहीं है। इनका ना दीन है, ना इनका धर्म है, इनके कोई मॉरल्स नहीं है, इनकी कोई एथिक्स नहीं है। इन सबको डूब मरना चाहिए। इनकी औकात कुछ नहीं है। इनकी औकात ये है कि ये एक बंदे से डरते हैं, एक बंदे से डरते हैं जिसको इन्होंने कैद किया हुआ है। शेर को बंद करके लड़ाई नहीं होती, शेर को बाहर निकालो और लड़ो उससे, तब पता चलेगा कि तुम कितने मर्द के बच्चे हो। इमरान खान को मुनीर ने भले ही कैद करके रखा हो, लेकिन बलोचों का लीडर बशीर जैब अपनी मोटरसाइकिल पर आजादी से घूमते हुए पूरा बलोचिस्तान नाप रहा है, इस ऐलान के साथ कि बलोचिस्तान में बलोचों की ही हुकूमत है। मुनीर के फौजी या तो भाग रहे हैं, या पकड़े जा रहे हैं, या मारे जा रहे हैं। अब या तो इन्हें रिजाइन करना चाहिए या ये डिलीवर करना चाहिए था जो इन्होंने कहा है, क्योंकि इन्होंने कहा था 1500 लोग सिर्फ जो हैं वो बलूचिस्तान को अलग कर देंगे हमसे, इनकी ऐसी की तैसी। ये स्टेटमेंट दिए हुए उन्हें 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। ये जो 1500 दहशतगर्द ये हमें बताते थे कि महज 1500 ये कर देंगे, 1500 ने हमें सबको तिगनी का नाच नचाया हुआ है और काबू नहीं आ रहे, और पूरे सूबे के ऊपर उन्होंने अपनी रेड कायम कर दी है। सवाल यह है कि ऐसे वक्त में जब बलोच मुनीर के फौजियों को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं, मुनीर कहां छिपा है? यहां अमेरिका के पल्लू में मुनीर अपने ISI चीफ को साथ लेकर अमेरिका से गाजा का सौदा कर रहा है। बलोचों पर जोर चलना बंद हो गया तो फिलिस्तीनियों के सिर की बोली लगाने लगा। अब जो है ये बैठे हुए हैं तीनों यहाँ पे। मार्को रूबियो ने इनको जो है वो 12 से 13 मिनट दिए थे। इन्होंने तस्वीरें खिंचवाई और हमारी इत्तलात के मुताबिक 12 से 13 मिनट के अंदर इन्होंने डबल डाउन किया। दोबारा इन्होंने ऑफर ये दी है कि जनाब हमारी ब्रिगेड साइज फोर्स तैयार बैठी हुई है गजा में डिप्लॉयमेंट के लिए, आप बस अनाउंस करें। इसका मतलब है कि आसिम मुनीर ने फैसला कर लिया है कि वो अपनी फौज उसकी ऑर्डर मानेगी और फौज उसकी किराए की डॉलरी फौज है। गाली खाते हैं तो खाते हैं, रोटी शोटी डॉलर शालर मिलेगा तो ये राजी हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन पूरी फौज एक ब्रिगेड के पीछे क्यों जलील होगी?
बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं कि अच्छा अब भेज रहा है ना, अगर भेजेगा तब भी मारा जाता है, नहीं भेजता तब भी मारा जाता है। लेकिन अमेरिकन को असल सूरत हाल तो पता है, वो मजाक उड़ा रहे हैं। वो कहते हैं कि यार इसके अपने कंट्रोल में चीज है नहीं। कौन जनाजे पड़ेगा उन लोगों के जो इसराइल के लिए लड़ते हुए पाकिस्तानी फौजी मारे जाएंगे? ये मेरा आपसे सवाल है। ये धमाके जो बलूचिस्तान से मुनीर को खदेड़ने के लिए किए गए, वही धमाके बहुत जल्द रावलपिंडी में भी होंगे। मुनीर यहां से भी भागेगा और अपना नया हेडक्वार्टर गाजा में ही बनाएगा। नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बिल्कुल नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। 18 देशों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, 50 देशों के मिनिस्टर्स और दुनिया की 50 सबसे बड़ी ग्लोबल टेक कंपनियों के सीईओ को दिल्ली बुलाकर मोदी ने एआई समिट शुरू किया है। अगले 5 दिनों तक मोदी का यह प्रोजेक्ट ग्लोबल हेडलाइन बनाएगा। नरेंद्र मोदी का एआई वाला नया आइडिया कितने कमाल का है, ये कितना पावरफुल, कितना माइंडफुल है। भारत मंडपम जाकर इंडिया टीवी रिपोर्टर पवन नारा ने एक एक बारीक जानकारी जुटाई है, आप भी देखिए। नरेंद्र मोदी एआई में भारत के लिए कौन सा सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं? सिक्योरिटी सॉल्यूशन, मेडिकल सॉल्यूशन, बैंकिंग सॉल्यूशन, फ्रॉड रोकने वाला सॉल्यूशन, खेती बाड़ी का सॉल्यूशन, पढ़ाई लिखाई वाला सॉल्यूशन, या नरेंद्र मोदी एआई में ये सारे समाधान तलाश रहे हैं? नई दिल्ली के भारत मंडपम में नरेंद्र मोदी 18 देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, 50 देशों के मिनिस्टर्स, 100 देशों के डेलीगेशन, 50 ग्लोबल टेक कंपनियों के प्रेसिडेंट एंड सीईओ, 500 प्लस स्टार्टअप्स, 300 एग्जीबिशन और 3 लाख से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को होस्ट कर रहे हैं। G20 के बाद दिल्ली में सबसे बड़ा समिट हो रहा है। नरेंद्र मोदी की आगे की सोच क्या है? नरेंद्र मोदी ने आगे क्या क्या सोचा है? 5 दिनों तक चलने वाला एआई समिट शुरू करने से पहले नरेंद्र मोदी ने जो लिखा, उससे साफ है कि मोदी ऐसा सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं जिससे सबका भला हो, सबकी खुशी मिले। यही इस समिट की थीम भी रखी गई है। नई दिल्ली में शुरू हुआ इंडिया एआई समिट कोई रूटीन समिट नहीं है। यह एआई को सिर्फ अडॉप्ट करने का मंच नहीं है, यह भारत को लीडरशिप पोजीशन में ले जाने का मौका है और नरेंद्र मोदी कोई मौका नहीं छोड़ रहे। भारत मंडपम में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के साथ साथ इंडिया एआई एक्सपो 2026 का भी आयोजन किया जा रहा है। यहाँ दुनिया भर की कंपनियां अपने लेटेस्ट एआई सॉल्यूशंस लेकर आई हैं। दुनिया में इस वक्त जितने भी बड़े एआई टेक्नो लीडर्स हैं, जितने भी डीप माइंड थिंकर्स हैं, वो नई दिल्ली में मौजूद हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन, एनवीडिया के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट जयपुरी, माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो एमोदेई, गूगल डीप माइंड के सीईओ डेमिस हसाबिस, एडोब आईएनसी के सीईओ शांतनु नारायण, एक्सेंचर की सीईओ जूली स्वीट, क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो अमोन, पालो ऑल्टो नेटवर्क्स के सीईओ निकेश अरोड़ा, ये सब नरेंद्र मोदी के मेहमान हैं। एआई चैट जीपीटी से बहुत आगे की चीज हो गई है। एआई की दुनिया डीप सीक या गूगल जेमिनी पर कुछ सर्च करने या किसी सवाल का जवाब ढूंढने से आगे निकल चुकी है। एआई ऐप से फोटो बनाना या वीडियो क्रिएट करना एक फैशन सा हो गया है, लेकिन एआई की टेक्नोलॉजी इससे भी बहुत आगे है। भारत की कंपनियां भी किसी से पीछे नहीं है। रिलायंस जियो ने मेटा के साथ मिलकर एआई चश्मा लॉन्च किया है, जिसे भारत के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। पहले आपसे पूछा जाता था कि आप कितनी भाषाएं जानते हैं, लेकिन अब एआई का जमाना है। आप अपनी मातृभाषा में बोलिए, किसी भी भाषा में आप उसका ट्रांसलेशन पा सकते हैं। ये जियो फ्रेम्स हैं जिसमें आप देख पा रहे होंगे लेंस है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है। इसको जब आप लगाएंगे और अगर कोई दूसरी भाषा का टेक्स्ट आपके सामने हो तो वो आपको ट्रांसलेट करके लाइव बता पाएगा। सीधे तौर पर आप लाइव ट्रांसलेशन के अलावा बहुत सारी डिजिटल इंफॉर्मेशन अपनी
कमांड पर हासिल कर सकते हैं और आप जो देख रहे हैं उसके बारे में बता सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां इस प्लेटफॉर्म पर आए, जियो इंटेलिजेंस के फ्रेम पर आए, तो आकाश अंबानी उनको समझाते हुए नजर आए थे। सर, हमारे ऑडियंस के लिए आप बता पाएं कि ये जियो फ्रेम्स क्या हैं और इस तरह के डिजिटल फ्रेम हमने फेसबुक और मेटा की तरफ से देखे थे, उससे ये अलग कैसे? तो ये भारत में बने हुए ग्लासेस हैं। तो ये एक AI ग्लासेस हैं जिससे आप AI से बात कर सकते हैं। आपको फोन निकालने की जरूरत नहीं है। ये चश्मे की तरह आप पहन सकते हैं और इसे कहीं भी आप इसे एक्टिवेट करके AI से काम करवा सकते हैं। क्या क्या टास्क एनेबल्ड है इसके अंदर? तो ये इन्फॉर्मेशन में सब कुछ जानता है। जो भी इनके पास इन्फॉर्मेशन है आप उससे क्विकली बात कर सकते हैं। अगर आप इसको कोई टास्क देते हैं, जैसे आप घर के अंदर हैं, आपको लाइट ऑन करनी है, आप वो सारी इन्फॉर्मेशन करवा सकते हैं। आपको रिमाइंडर ये दे सकता है कि मेरी मीटिंग होने वाली है 15 मिनट में। सो इट्स लाइक अ पर्सनल असिस्टेंट विच यू कैन गेट रादर देन हायरिंग अ PA। यू कैन जस्ट कीप इट एंड यू कैन इंटरेक्ट विद इट। और अगर मैं तमिलनाडु में घूम रहा हूं और बस स्टेशन पर एयरपोर्ट पर कोई साइनेजेस तमिलनाडु में तमिल भाषा में लिखे हैं, तो वो कैसे ये ट्रांसलेट करेगा या क्या करेगा? तो इसके अंदर कैमरा है, तो जो आप देख रहे हो ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सेम चीज देख सकता है। जैसे हमने यहाँ पे दिखाया कि अक्षरधाम की अगर एक फोटो है और इसे पूछें तो ये पहचान सकता है और आपको बता सकता है कि ये कौन सा टेम्पल है, ये कब बना था, उसके बारे में। सो जैसा आप देख सकते हैं वैसा ये देख सकता है, उसे समझ के आपकी हेल्प कर सकता है। एयरटेल के सुनील मित्तल ने साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट से होने वाले फ्रॉड को रोकने वाला AI सिस्टम तैयार किया है। ये यूजर के डेटा का इस्तेमाल करके अनयूजुअल ट्रांजैक्शन को डिटेक्ट कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां इस पेविलियन पर आए तो उन्हें बताया गया किस तरीके से यहां बैंक OTP अगर किसी फ्रॉड तरीके से आता है तो उसको यहां फ्लैश किया जा सकता है और AI कैसे डिटेक्ट करता है वेरीफाइड आदमी है या अनवेरीफाइड है, और जैसे ही पता चलता है कि अनवेरीफाइड है तो उसको ब्लॉक करता है। एलिमिनेट सेंडर ID, डोमेन और स्मिशिंग लिंक, यानी जो फेक लिंक्स होते हैं जो आपको ट्रैप करने के लिए है उनको ब्लॉक करता है। जेन्युइन यूजर भेजता है तो सिम स्वैप तो नहीं हुआ, डिवाइस तो नहीं बदला गया, KYC मैच है या नहीं, लोकेशन वेरीफाई है या नहीं, और ये जब सब इंडिकेटर होते हैं तो फिर बैंक ट्रांजैक्शन पूरी होती है। बैंक ट्रांजैक्शन की वेरिफिकेशन के लिए जब फोन आता है तो वेरीफाइड बिजनेस आइडेंटिटी यानी फोन की बैंक की तरफ से ही फोन है वो सब आया जाता है। तो कुल मिलाकर बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको हम AI कहते हैं वो डेटा ड्रिवन है, जो डेटा के पैटर्न को पहचानती है और बैंक फ्रॉड को रोकती है। नए जमाने की गाड़ियों को AI ड्राइव कर रहा है। AI की मदद से सेल्फ ड्राइविंग कारें बन रही हैं। टेस्ला ऑटो पायलट और वायमो जैसी गाड़ियां सड़क, ट्रैफिक और पैदल यात्रियों को पहचानती हैं, खुद ब खुद ब्रेक, एक्सेलरेशन और स्टीयरिंग कंट्रोल करती हैं। कैमरा, रेडार और LiDAR सेंसर से डेटा लेकर निर्णय लेती हैं। AI पर आधारित एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम यानी ADAS का लेन कीपिंग असिस्ट गाड़ी को लेन में रखता है। ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, अचानक ब्रेक लगा सकता है। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, आगे वाली गाड़ी से दूरी मेंटेन करके रखता है। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, साइड में छिपी गाड़ी को चेतावनी देता है। भारत में भी ADAS फीचर कई गाड़ियों में अवेलेबल है। अब ये सिर्फ महंगी प्रीमियम कारों तक सीमित नहीं है, कई मिड सेगमेंट की कारों में भी ये तकनीक मिलने लगी है। AI सिस्टम यात्रा को सेफ बनाता है, एक्सीडेंट की संभावना को कम करता है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस आसान बनाता है, ड्राइवर को स्मार्ट इंडिकेटर देता है और इमरजेंसी में सेफ ब्रेक भी लगा सकता है। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर AI रोबोट्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। सेना और वायुसेना एडवांस ड्रोन्स में AI टेक्नोलॉजी का यूज करती है। कृषि वैज्ञानिक AI टेक्नोलॉजी से फसलों में लगने वाले कीड़ों के बारे में पहले ही अलर्ट हो जाते हैं। पढ़ाई लिखाई और परीक्षा की तैयारी कराने में भी AI ऐप्स छात्रों की मदद कर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में लगे AI इम्पैक्ट एक्सपो में कई ऐसे AI प्रोटोटाइप रखे गए हैं। AI अलग अलग तरीके से जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। मल्टीमीडिया या कहें कि फिल्म मेकिंग में भी AI बहुत महत्वपूर्ण है। पीछे आप देख रहे हैं ये महाभारत पूरे तरीके से AI के जरिए बनाई गई है। आज के दिन अगर कोई कहे कि महाभारत को क्रिएट करना है तो बहुत बड़ा मुश्किल टास्क है, लेकिन AI के जरिए आप महाभारत देख पा रहे हैं और ये महाभारत जियो नेटवर्क पर उपलब्ध भी है। तो आप समझिए किस तरीके से क्रिएटिव इंडस्ट्री को AI इंपैक्ट करेगा। यहां आपको दो किरदार नजर आ रहे हैं। ये किरदार AI के जरिए क्रिएट किए गए हैं और इनको
जब आप पहले से प्री डिसाइडेड एक स्क्रिप्ट देते हैं तो एक स्टोरी को बनाना आसान हो जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एआई किस तरीके से दायरे तोड़ रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम, रेडार और ड्रोन्स में एआई तकनीक का इस्तेमाल सबसे तेजी से बढ़ रहा है। एआई आधारित ड्रोन दुश्मन की गतिविधियों की पहचान करते हैं, फेस रिकॉग्निशन और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन टेक्निक यूज करते हैं, सैटेलाइट इमेज का विश्लेषण करते हैं, रियल टाइम डेटा एनालिसिस करते हैं, बिना पायलट के मिशन पूरा कर सकते हैं। अमेरिकी सेना डिफेंस एआई का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। भारत में डीआरडीओ भी स्वदेशी एआई ड्रोन डेवलप कर रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए काराकस में घुसकर ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया था। इस ऑपरेशन में भी अमेरिका ने एआई टूल क्लॉड का इस्तेमाल किया था। पहली बार हुआ जब इतने बड़े और गुप्त ऑपरेशन में एआई का इस्तेमाल किया गया। पेंटागन ने डेटा फॉर्म पैलंटियर के जरिए एआई का इस्तेमाल किया था। अमेरिकी सेना के ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व ने दुनिया को यह दिखाया कि एआई का दायरा कितना बड़ा हो गया है। पूरी दुनिया अभी एआई कर रही है। नरेंद्र मोदी एआई में भारत को लीडर बनाने में लगे हुए हैं, इसीलिए दिल्ली में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। नरेंद्र मोदी का एआई समिट ग्लोबल इंपैक्ट छोड़ रहा है। दिल्ली में हो रहे समिट में हिस्सा लेने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स भारत आ चुके हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में शुमार बिल गेट्स ने अपनी भारत यात्रा आंध्र प्रदेश से शुरू की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का भारत दौरा मुंबई से शुरू हो रहा है। मुंबई में मोदी और मैक्रो के पोस्टर लग गए हैं। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के साइडलाइन में एक बड़ी डिफेंस डील का रास्ता तैयार हो रहा है। 17 फरवरी को नरेंद्र मोदी सुबह दिल्ली में ग्लोबल एआई टेक कंपनियों के सीईओ से मिलेंगे और दोपहर बाद प्रधानमंत्री मुंबई के लोक भवन में मैक्रो के साथ मीटिंग करेंगे। मोदी मैक्रो के साथ 114 राफेल फाइटर्स की डील पर भी बात करेंगे। मोदी और मैक्रो 18 फरवरी को दिल्ली में फिर से मिलेंगे। तब 18 देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी दिल्ली में होंगे। ब्राजील के प्रेसिडेंट लुला डा सिल्वा, स्पेन के प्रधानमंत्री पेट्रो सांचेज, ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर किरियाकोस मित्सोटाकिस, क्रोएशिया के प्राइम मिनिस्टर आंद्रे प्लेंकोविच, फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय बर्नार्ड पार्मेलिन, नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री डीक स्कोफ, कजाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लजास बेक्तेनो, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिक टोब्गे और श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुरा कुमार दिसानायके एआई समिट के दौरान नरेंद्र मोदी इन सभी नेताओं के साथ 1-to-1 मीटिंग करेंगे। याद कीजिए, बजट सेशन के फर्स्ट हाफ में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी टेक्नोलॉजी और डेटा पर मोदी को कैसे घेर रहे थे। इन ए कॉन्टेस्ट बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, the single most valuable asset is Indian data. If the Americans want to remain a superpower, and if the Americans want to protect their dollar, the key to that is Indian data. मोदी ने तब संसद में राहुल को कोई जवाब नहीं दिया था। एक सप्ताह के अंदर नई दिल्ली में एआई इंपैक्ट समिट करके मोदी ने करारा जवाब दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा एआई इंपैक्ट समिट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उद्घाटन हुआ है। 5 दिनों तक देश दुनिया के 18 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति में यह एआई इंपैक्ट समिट चल रहा है। आज की जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इस पर भारत का फोकस कितना ज्यादा है, कैसे अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी के भविष्य के साथ एक बेहतरीन योजना के साथ भारत कार्य कर रहा है और देश के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उसी परिवर्तन की आधारभूमि हम लोगों ने पिछले 8.5-9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश को बनाया है। एआई इंपैक्ट समिट को मोदी टेक्निकल जार्गन में नहीं फंसा रहे, वो इसे आम लोगों की टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करने के तरीके ढूंढ रहे हैं।
भारत के मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए एआई कैसे काम कर सकता है, यह प्रधानमंत्री का आइडिया है। आप मुझे जानते हैं, मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं बुनकर नहीं हूं, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि मैं साड़ी बिना किसी ट्रेनिंग के बुन सकता हूं तो यह सच होगा, और उसके पीछे की वजह आपको बता देता हूं। इस वक्त मैं एआई समिट के टीसीएस के स्टॉल पर हूं। यहां जो आप ये करघा देख रहे हैं, ये एआई इंटीग्रेटेड है। एआई का जब जिक्र आता है तो लोग सोचते हैं कि जॉब चले जाएंगे, लेकिन ये जॉब एनेबलर बनाया गया है इसको कि जॉब बची रहे, लेकिन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट की जाए। आप ऊपर देखेंगे, ऊपर आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नजर आ रही होगी। इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के जरिए आप कोई भी डिजाइन यहां इस करघे पर भेज सकते हैं। और असली कमाल होता है यहां कौन सा धागा किस वक्त जाएगा। अगर मेरे कैमरामैन इधर आए, अगर ये ग्रीन धागा जाना है तो यहां पर ग्रीन लाइट दिखाई देगी, अगर ये गोल्डन धागा जाना है तो यहां पर गोल्डन लाइट दिखाई देगी। तो एक व्यूअर जो सालों के अनुभव के बाद ये पैटर्न बनाने की कला हासिल करता है, वो एआई की मदद से यहां काम कर सकता है। इसको भी मैकेनाइज्ड किया जा सकता है, लेकिन अगर इसको मैकेनाइज्ड किया गया तो फिर वो हैंडलूम नहीं कहलाएगा, यानी बुनकर का काम चला जाएगा। तो एआई बीच का रास्ता भी निकाल रही है कि आप बुनकर को ट्रेन भी कर रहे हैं, लेकिन उसका जॉब भी नहीं ले रहे हैं। एआई समिट के पहले दिन प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा वक्त भारतीय कंपनियों के स्टॉल्स पर बिताया। जो कंपनियां एआई के इस्तेमाल से इंडिया स्पेसिफिक टूल्स बना रही हैं, मोदी सबसे ज्यादा उन्हीं को तवज्जो दे रहे हैं। कल कॉमेडियन और एक्टर राजपाल यादव तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे। चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को अंतरिम जमानत दे दी है। बेल देने से पहले कोर्ट ने उनसे 1.5 करोड़ रुपए जमा करा लिए। अब 18 मार्च को अगली सुनवाई होगी, जिसमें खुद राजपाल यादव अपनी दलील कोर्ट के सामने रखेंगे। लेकिन राजपाल यादव तिहाड़ कैसे पहुंचे? क्यों उन्हें जेल में रहना पड़ा? करोड़पति कॉमेडियन अचानक कैसे कंगाल हो गए? राजपाल यादव का पूरा राज देखिए इस रिपोर्ट में। करोड़पति कॉमेडियन कंगाल कैसे हो गया? 5 करोड़ का कर्ज 9 करोड़ तक कैसे आ गया? 9 करोड़ का कर्ज जमानत के लिए 1.5 करोड़ कहां से आया? जैसे ही 1.5 करोड़ का चेक जमा हुआ, अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए, कॉमेडियन और एक्टर राजपाल यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। 12 दिन बाद राजपाल यादव ने उस वक्त चैन की सांस ली जब दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दे दी। कोर्ट ने एक्टर को पासपोर्ट सरेंडर कराने का आदेश दिया है। राजपाल यादव को अंतरिम बेल भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए मिली है। उन्हें 18 मार्च को फिर कोर्ट में पेश होना है। बताना होगा कि आगे का पैसा वो कैसे और किस तरह चुकाएंगे। यानी राजपाल यादव की राह आसान नहीं है। राजपाल यादव को 5 करोड़ सूद के साथ चुकाना है। राजपाल यादव जी को जो एंट्रीम बेल है वो अलाउ कर दी है ऑनरेबल कोर्ट ने, और अभी हम जा रहे हैं जो बाकी फॉर्मेलिटीज हैं वो कर लें। अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर किया गया सर? आज उनके अकाउंट में लगभग 1.5 करोड़ रुपए हमने ट्रांसफर किए। तो आगे क्या कोर्ट ने बोला? 18 मार्च को सुनवाई है, उस दिन राजपाल यादव कोर्ट में खुद पेश होंगे। ऑब्वियस सी बात है, वो अगर कोर्ट में रहें तो वो ज्यादा बेटर है। कोर्ट ने भी यही कहा है कि उनका रहना जरूरी है ताकि किसी भी तरीके की कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स इधर उधर से ना जाए, और कोर्ट भी चाह रही है कि वो खुद कोर्ट के सामने रह के अपनी बात रख सकें। जिस दिन से राजपाल यादव जेल गए थे, उनके दोस्त, यार, फैमिली, फैंस, यहां तक कि बॉलीवुड भी उनके जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। राजपाल यादव की जमानत पर सोनू सूद ने सबसे पहले रिएक्ट किया। सोनू सूद ने कहा कि आप सभी की प्रार्थना पर सपोर्ट से इंतजार खत्म हुआ। अब समय है हंसने का, जिसे आप सभी मिस कर रहे थे। वो स्क्रीन पर लौटने वाले हैं। सोनू सूद अकेले नहीं है जो मुश्किल दौर में राजपाल यादव के साथ खड़े रहे। नेता से लेकर अभिनेता तक उन्हें फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं। भजन गायक अनूप जलोटा ने 5 लाख, पॉलिटिशियन तेज प्रताप यादव ने 11 लाख, सिंगर मीका सिंह ने 11 लाख,
एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने 10 लाख, राव इंद्रजीत ने 1,11,00,000 रुपए, KRK ने 10 लाख, ASP अनुज चौधरी ने 51,000 की मदद की। इसके अलावा कई सेलिब्रिटीज के मदद करने की खबर है। मीका सिंह ने तो लोगों से ज्यादा राजपाल यादव की मदद करने को कहा। हमारे राजपाल यादव साहब एक बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे हैं, हम सबको उनके हालात पता है एंड राइट नाउ उनको बहुत ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है। और मैं तो सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जिन जिन एक्टर्स ने, जिन जिन सुपरस्टार्स ने, जिन जिन डायरेक्टर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने उनके साथ काम किया है, दिस इज द राइट टाइम टू हेल्प हिम, सपोर्ट हिम। जीवन में ऊंच नीच चलती रहती है, तकलीफें आती हैं जाती हैं, मित्रों को सहायता करनी चाहिए। मैं जानता हूं कि बहुत लोग इसमें बड़ी बड़ी राशि से मदद कर रहे हैं। मैं भी अपनी ओर से 5 लाख रुपए भेज रहा हूं। इस मुश्किल वक्त में कॉमेडियन ने जहां लाखों करोड़ों की मदद मिली, वहीं शाहजहांपुर के कुछ मासूम बच्चे भी मदद के लिए आगे आए। उन्होंने राजपाल यादव के लिए एक गुल्लक भेजी। जिस तरह राजपाल यादव की सबने मदद की, उससे उनके भाई बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि बिना लोगों की मदद के आज का दिन देखना मुश्किल था। बिल्कुल बिल्कुल, सबका जितना भी सपोर्ट हुआ सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। अभी तक बॉलीवुड ने कई, आज सोनू सूद ने भी ट्वीट किया, तो कई लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं राजपाल यादव का, तो किस तरीके से देखते हैं सर आप? सर ये बहुत अच्छी बात है और ये हमारे लिए हमारा ये जो परिवार ही जैसा है, तो हम सबका शुक्रिया करते हैं, सबका धन्यवाद करते हैं। तो अब हंसी खुशी शादी के अंदर शामिल हो सकेंगे राजपाल यादव? जी 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 बिल्कुल। कॉमेडियन राजपाल यादव सलाखों तक कैसे पहुंच गया? एक एक प्रोजेक्ट के 2 से 2.5 करोड़ लेने वाला एक्टर का अकाउंट कैसे खाली हो गया? इसके पीछे के इनसाइड स्टोरी क्या है वो भी समझ लीजिए। राजपाल यादव की मुश्किल शुरू हुई 2010 में, जब उन्होंने अता पता लापता फिल्म बनाने के लिए मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सुपर फ्लॉप रही और वो पैसा नहीं चुका सके। लोन सेटलमेंट के लिए राजपाल यादव ने कंपनी को 1.5 करोड़ के 7 चेक दिए, पर 7 चेक बाउंस हो गए। उन पर धारा 138 के तहत मामला दर्ज हुआ। कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी को दोषी ठहराया, 6 महीने की सजा सुनाई। वो इसके खिलाफ हाई कोर्ट गए। समय के साथ 5 करोड़ की रकम 9 करोड़ तक पहुंच गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को और समय देने से इनकार कर दिया। उन्हें सरेंडर करना पड़ा। 1.5 करोड़ देकर राजपाल यादव को फिलहाल अंतरिम राहत मिल गई है, पर अभी 6.5 करोड़ देने। लेकिन राजपाल यादव के वकील का दावा है कि 5 करोड़ रुपए लोन देने वाली कंपनी को दिए जा चुके हैं। 18 मार्च को उनको बताना पड़ेगा कि वो आगे का पैसा कैसे देंगे, क्योंकि 9 करोड़ रुपए उनको करीबन देने हैं। टोटल कोर्ट ने जो फाइन चढ़ाया था उन पे और उनकी वाइफ पे, वो तो 9 करोड़ 98 लाख करीबन बैठ रहा है, पर 9 करोड़ रुपए उन्होंने देने की अंडरटेकिंग दी थी, जिसमें से अब टोटल 2.5 करोड़ रुपए वो कह रहे हैं कि हम जमा करा, मतलब 1.5 करोड़ ये हो गया। 75 लाख कोर्ट में जमा है और 25 लाख का वो आज एक और डिमांड ड्राफ्ट लाए थे रजिस्ट्रार जनरल के साहब के नाम का, कि वो भी हम जमा कराएंगे। अगर कुल टोटल की बात करें तो 1.5 करोड़ रुपए आज उनको ट्रांसफर किए गए हैं अपोजिट पार्टी को। 75 लाख की ऑलरेडी डीडी हाई कोर्ट में जमा है। उसके पहले 1 करोड़ 90 लाख रुपए दे चुके हैं। तो लगभग जो 5 करोड़ की जो इनिशियली अमाउंट लिया गया था, फंड्स जो ट्रांसफर किए थे उन्होंने फॉर दी इस मूवी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट पार्ट आया था, वो अमाउंट तो ऑलमोस्ट इतना उसमें से जा चुका है। कॉमेडियन के कंगाल होने की कहानी सिर्फ 5 करोड़ के इर्द गिर्द नहीं घूमती। राजपाल यादव के 21 साल पुराने दोस्त और कॉमेडियन सुनील पॉल ने एक नया खुलासा किया है। राजपाल यादव ने फिल्म अता पता लापता के लिए 5 करोड़ का कर्ज तो लिया था, लेकिन फिल्म का बजट 23 करोड़ पहुंच गया था। ऊपर से डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उन्हें धोखा दे दिया। बहुत कम स्क्रीन पर फिल्म रिलीज हुई, जिससे राजपाल यादव का पूरा बैंक बैलेंस खाली हो गया। जब उन्होंने फिल्म बनाई और बजट सुना तो मैं तो हक्का बक्का रह गया कि 23 करोड़ रुपए बजट कैसे हो गया, क्योंकि जिस फिल्म में उस वक्त वो लोग वो राजपाल यादव हीरो आ रहे थे, उसका बजट 2-2.5 करोड़ रुपए हुआ करता था। मैंने कहा आप अपनी फिल्म बना रहे हो, आपका तो फीस नहीं लग रहा फला, सारे आपके दोस्त हैं, आपका तो और कम में होना चाहिए, आपने 23 करोड़ का बजट कैसे कर दिया? मैं ऐसा सोच रहा था, बट कह सकते कि होने को कौन टाल सकता है। फिल्म बनती गई, उसमें राजपाल यादव थे, दारा सिंह थे, विजय राज जी थे, महंगी बनी और रिलीज़ हुई तो उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ, क्योंकि फ्रॉड हुआ उनके साथ में, डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा फ्रॉड हुआ, वो फिल्म नहीं चली। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर रहा होगा उन्होंने उसका साथ नहीं दिया
और उसके बाद वो पूरी तरह से टूट गए राजपाल भाई। राजपाल यादव ने अपनी फिल्म बनाने के चक्कर में दूसरी फिल्मों में काम करना भी बंद कर दिया, जिससे कई एक्टर और डायरेक्टर उनसे नाराज रहने लगे। धीरे धीरे उन्हें काम मिलना बंद हो गया और जब उनकी फिल्म सुपर फ्लॉप रही तो उनके पास कोई काम नहीं था। अब 1 से 2 लाख के लिए छोटे छोटे रोल करने लगे, गेस्ट बनकर शो में जाने लगे। हालात ये हो गए कि राजपाल यादव को अपना घर तक बेचना पड़ा, किराए के घर में रहना पड़ा। एक ये वजह भी उनके डाउनफॉल की वजह बनी। कुछ फिल्में भी छोड़ी थी उस जमाने में, बड़े बड़े स्टार नाराज हो गए थे उनसे। अक्षय कुमार नाराज हो गए थे, सलमान खान नाराज हो गए, क्योंकि उनकी फिल्में छोड़ दी थी इस फिल्म के डायरेक्शन के चक्कर में, उनके साथ काम करने वाली फिल्म। इंडस्ट्री में हवा फैल गई थी कि भैया राजपाल यादव अब प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन गए हैं, एक्टर कम रहे हैं। जो होता है अपनी इंडस्ट्री में, बहुत दुखी रहे हैं, बहुत तकलीफ में। फ़ोन पे बात करते थे तो लोगों से, शॉर्ट दे रहे, फ़ोन आ रहा है उनको, हाँ भैया करता हूँ, हाँ कुछ करता हूँ, हाँ भैया चल रहा है। तो मैं देखता रहता, मुझे समझ में आता था कि शायद ये उसका उनका पैसे का लेन देन का बात, हाँ भैया हो जाएगा कल तक, आप टेंशन मत लीजिए, हाँ बना लिया, चेक बना दिया, इस टाइप की बातें चलती रहती थी। फिर किसी को फ़ोन करते थे, हाँ भैया वो आपको पेमेंट कब भेज रहे हैं आप, किसी के साथ डील चल रही थी, जो भी ऐसा उनका हमेशा लगा रहता था कुछ ना कुछ। अब जब राजपाल यादव को कोर्ट से बेल मिल गई है तो उनके फैंस को पूरा भरोसा है कि उनका पुराना दौर फिर लौटेगा। राजपाल यादव उसी अंदाज और जोश से कमबैक करेंगे और फिर अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज करेंगे।